नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रावापुरी सटेड़ी, मुजफ्फरनगर, आपको ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में पढ़ाऊंगा कक्षा 12 जीव विज्ञान का लेसन 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्यारे बच्चों, अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल इरेकी ने किया था। (1917) में सबसे पहले कार्ल इरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी कि जीव विज्ञान में तकनीक का इस्तेमाल, जीव विज्ञान में तकनीक का प्रयोग। हम जानते हैं कि सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और कोशिका के अंदर बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, जिन्हें उपापचय कहते हैं, जिनके फलस्वरूप बहुत से लाभदायक पदार्थों का निर्माण होता है। तो बायोलॉजी यानी कि जीवों में तकनीक का प्रयोग करके मनुष्य के लिए लाभदायक उत्पादों का निर्माण क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों या पादप या जंतुओं की कोशिकाओं या उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए लाभदायक उत्पादों का निर्माण क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जीवों की कोशिकाओं का प्रयोग करके या कोशिकाओं के अवयवों यानी कि भागों का प्रयोग करके मनुष्य के लिए लाभदायक उत्पाद बनाना ही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस तथा जीवों, कोशिकाओं व उनके भागों तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमने जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी प्रक्रिया तथा उसका मानव द्वारा उपयोग अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही मनुष्य दही, सिरका, शराब बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करता आ रहा है।
यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, एज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। प्राचीन काल से ही विभिन्न सूक्ष्म जीवों या उनके एंजाइम्स का उपयोग मनुष्य जो है दही, सिरका, शराब, डबल रोटी बनाने आदि में करता आ रहा है। इसे कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी। जो नवीन बायोटेक्नोलॉजी है, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत कुछ विशेष तकनीकें शामिल की गई हैं। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजन या पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज, आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव। इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, वांछित जीन की कई कॉपी तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, पीसीआर का। इसके अलावा ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन द्वारा परगनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण। टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण। इसके अलावा जीन का संश्लेषण और उसका उपयोग, जीन संश्लेषण व उसका उपयोग। इसके अलावा डीएनए वैक्सीन तैयार करना। इसके अलावा जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, जिसमें दोषपूर्ण जीन को हटा करके सही जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये सभी चीजें आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत समाहित की गई है। वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है ये कब ज़्यादा फेमस हुई, जब आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो तकनीक है उसका विकास हुआ और उसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होने लगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तब से इस शाखा का ज़्यादा जो है विकास हुआ और तभी से ही जीव विज्ञान की एक अलग से शाखा के रूप में इसकी स्थापना हुई। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी टेक्निक है, वो 1970 में विकसित हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत में। भारतवर्ष में सबसे पहले 1982 में 1982 में विज्ञान व तकनीकी विभाग, विज्ञान व तकनीकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काय की स्थापना की हुई। इसके अंतर्गत सबसे पहले नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना हुई, NBTB। 1982 में भारतवर्ष में सर्वप्रथम विज्ञान व तकनीकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत NBTB, नेशनल
बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना हुई। उसके बाद 1986 में विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में हुई। इसके बाद में 1988 में दिल्ली में यूएन के द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। बायोटेक्नोलॉजी इसे शॉर्ट में कहते हैं ICGEB की स्थापना हुई 1988 में दिल्ली में यूएन के द्वारा ये स्थापित किया गया। आजकल अगर हम देखते हैं तो भारतवर्ष के बहुत से शहरों में जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हरियाणा, मुंबई, मैसूर, कोलकाता, हैदराबाद, जम्मू, बहुत से आदि अनेक शहरों में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो रिसर्च कार्य हैं, जो शोध कार्य हैं, वो चल रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक परिचय हुआ। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा, बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा के रूप में स्थापना और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत में किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके विकास में दो मेन तकनीक का योगदान है। इसमें पहली आती है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरी है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग। ये दो तकनीक हैं, दो टेक्निक्स हैं, इनका योगदान है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में। जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पहले वाली तकनीक, इस तकनीक में किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है, डीएनए में हेरफेर किया जाता है और इस परिवर्तित डीएनए को कहते हैं पुनर्संयोजित डीएनए। इस परिवर्तित या पुनर्संयोजित डीएनए को किसी पोषक जीव, होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराया जाता है। इसके कारण जो पोषक जीव है उसकी बाह्य आकारिकी, बाह्य संरचना, फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी जीव के डीएनए में हेरफेर करते हैं, जो डीएनए में हेरफेर किया गया और नया डीएनए बना,
उसे कहते हैं पुनर्संयोजित डीएनए। उस पुनर्संयोजित डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करा देते हैं। उस होस्ट सेल के बाह्य रूप फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। जो हमारी दूसरी वाली तकनीक है रासायनिक अभियांत्रिकी, इस तकनीक में सूक्ष्म जीवों में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन करके, यानी कि उनके डीएनए में कुछ परिवर्तन करके उनसे महत्वपूर्ण केमिकल्स, बायोकेमिकल जैव रसायन प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से जैव रसायन? जैसे एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक औषधियां, एंटीबायोटिक्स, टीके या वैक्सीन। इसके अलावा एंजाइम्स, इसके अलावा हार्मोन जैसे इंसुलिन हार्मोन। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सूक्ष्म जीवों के अंदर आनुवंशिक परिवर्तन करके उनके डीएनए में चेंज करके कुछ जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण बड़े स्तर पर किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक का निर्माण, वैक्सीन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण और हार्मोन का निर्माण। अब हम देखेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का संकल्पनात्मक विकास। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का संकल्पनात्मक विकास। हम जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन या वर्धी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, उसमें केवल एक जनक भाग लेता है और जो संतान बनती है उसका जीनोटाइप, उसका जीनोम बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होता है, यानी कि उसमें कोई विभिन्नता, वेरिएशन नहीं होती है। लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो संतति बनती हैं, उन संततियों में विभिन्नताएं, वेरिएशंस पाई जाती हैं। ये वेरिएशंस जो हैं, इनमें से कुछ विभिन्नताएं या वेरिएशंस लाभदायक होती हैं तथा कुछ हानिकारक भी होती हैं। परंपरागत जो संकरण की विधि है, परंपरागत हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है, संकरण की विधि जो है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, जिसके द्वारा नई नई वैरायटी बनाई जाती है। परंपरागत ट्रेडिशनल क्रॉस वाला जो मेथड है, जिसमें दो वैरायटी के मेन गुणों को छांट कर के उनसे नई वैरायटी तैयार की जाती है। इसमें एक दिक्कत है कि जो जीन हम चाहते हैं अगली पीढ़ी में वो इंट्रोड्यूस हो जाए, वो जीन आ जाए, उस वांछित जीन के साथ साथ कुछ अवांछित जीन, अनडिजायर्ड जीन भी समावेशित हो जाती हैं और उनका गुणन हो जाता है। यानी कि जो क्रॉस वाली टेक्निक है, क्रॉस ब्रीडिंग वाली टेक्निक है, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है, जिससे हम नई वैरायटी बनाते हैं, उसमें लाभदायक जीन के साथ साथ वांछित जीन के साथ साथ कुछ अवांछित जीन भी जीव में प्रवेश कर जाती हैं और आगे गुणन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। लेकिन जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, इस टेक्निक में ये कमी दूर हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी में डीएनए के केवल वांछित खंड का चयन करके पुनर्संयोजी डीएनए तैयार किया जाता है। जिस जीन को हम चाहते हैं उस जीन को ही ऐड कर लेते हैं इसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। इसमें अन्य जीन नहीं आएंगी। जो जीन हम सेलेक्ट करते हैं केवल वही जीन जो है
उसके द्वारा ही हम पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण करते हैं और फिर इस पुनर्संयोजित डीएनए की कई कॉपियां तैयार कर लेते हैं, जिसे जीन क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग कहा जाता है। यदि डीएनए के किसी खंड को किसी विजातीय जीव में हम पहुंचा दें तो यह द्विगुणन या प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन नहीं करेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन। या द्विगुणन। डीएनए के एक अणु से दो अणुओं का निर्माण, जो जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया है उसमें हम यही तो करते हैं। जो वांछित डीएनए है या वांछित जीन है उसकी कई कॉपियां तैयार करते हैं, लेकिन अगर हम किसी डीएनए या जीन को किसी विजातीय जीव की कोशिका में सीधे ही डाल दें तो उसका द्विगुणन या प्रतिकृतियन नहीं होगा। इस डीएनए का द्विगुणन तब हो सकता है जब ये डीएनए उस ग्राही, जिस कोशिका में हम इसे डालते हैं, उसके जीनोम से जुड़ जाए, तभी ये डीएनए या जीन जो है द्विगुणित होकर अपनी कॉपियां बना सकता है। जब तक ग्राही के डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम बनाते हैं उसका पर्पज यही है, जो डीएनए या जीन जिसकी हम कॉपियां तैयार करना चाहते हैं उन्हें ग्राही के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। ग्राही के डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक निश्चित बेस सीक्वेंस होता है, क्षार अनुक्रम होता है। जब वो द्विगुणित होगा तो उसके साथ में जो वांछित जीन है उसकी कॉपियां भी तैयार होती चली जाएंगी। इसे हम एक छोटे से जो चित्र है उसके द्वारा समझ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग या पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक की जो प्रक्रिया है इसमें एक छोटे से चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा क्या होता है इस प्रक्रिया में। इसमें हम मानव के इंसुलिन जीन का उदाहरण लेंगे। मान लो मानव गुणसूत्र डीएनए है, ह्यूमन डीएनए। इसमें यहां पर ये एक आई जीन है। आई का मतलब यहां पर है इंसुलिन, ऐसी जीन जो इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए उत्तरदायी है। इंसुलिन हार्मोन बनाने वाली जीन है। इंसुलिन जो है वो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। डायबिटीज पेशेंट को, कई पेशेंट को ये दिया जाता है इंसुलिन। यहाँ पर हमारे पास मान लो ये बैक्टीरियम है, इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु या बैक्टीरियम है। ये इसका मेन डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए और ये है इसका प्लाज्मिड डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो छोटे डीएनए के अणु होते हैं बैक्टीरिया में उन्हें कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। इन प्लाज्मिड डीएनए का प्रयोग किया जाता है पुनर्संयोजित डीएनए बनाने में। इसे हमने बाहर निकाल लिया, यह है प्लाज्मिड डीएनए। अब हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है? ये आणविक कैंची का काम करता है, डीएनए को विशेष क्षार अनुक्रम पर काटता है, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यहां से आई जीन को काट देगा और इसे भी काट देगा। यही वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम प्लाज्मिड डीएनए को भी काट देगा। अब लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम इस आई जीन को, आई डीएनए खंड को इस प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। ये इस प्लाज्मिड में हम जोड़ देते हैं आई जीन को। ये हो गया हमारा पुनर्संयोजित डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्संयोजी डीएनए। डीएनए में हमने चेंज कर दिया, इस प्लाज्मिड डीएनए में आई जीन जोड़ करके बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में प्रविष्ट करा देते हैं। किस सेल में प्रवेश करा देते हैं? होस्ट सेल के अंदर। ये क्रोमोसोमल डीएनए होगा होस्ट सेल का, और ये हमने प्लाज्मिड जिसमें हमने आई जीन जोड़ दी थी, यानी कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो हमने इसमें एंटर करा दिया। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया की सेल डिवाइड होगी, ये प्लाज्मिड डीएनए जो है द्विगुणित होगा। ये जो आई जीन है इसकी भी कॉपियां बनने लगेंगी। ये जो इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु है, ये 20 मिनट में एक बार डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं 20 मिनट में, अगली 20 मिनट में 4 सेल, इस प्रकार से कई सेल्स बनती चली जाएंगी। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी भी कई कॉपियां बनती चली जाएंगी। इसे कहेंगे हम जीन क्लोनिंग। तो ये प्रक्रिया है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इसे कहते हैं, जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। आई जीन की कॉपियां तैयार होती चली गई। और जिस माध्यम में हम इस जीवाणु को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वर्धित करा रहे हैं, उस माध्यम में इस आई जीन की वजह से इंसुलिन हार्मोन बनता रहेगा, जिसे हम अलग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। इस लेसन का जो मेन हिस्सा है वो इसी पर आधारित है। बाकी भाग इस लेसन का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।